हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम प्रिपरेशन फॉर द सेमेस्टर 5 और जहां पे हमारे पास एक डेट आ चुकी है। उस डेट के अंदर किस तरीके से करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम लोग को मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड पर्सनली आई बिलीव दैट कि बीकॉम के अंदर मार्क्स लाना डिफिकल्ट होता नहीं है, बस खाली प्रॉपर स्ट्रेटजी और गाइडेंस की जरूरत होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज डॉक्टर उदयन कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी टू do less and get more marks। आज जब मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्लियर होगी कि देयर आर 7 सब्जेक्ट्स। जो 7 सब्जेक्ट्स आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे स्क्रीन के ऊपर। इन 7 सब्जेक्ट्स को आपको किसको कितना वेटेज देना है, कितना काम करना है, क्या करना है, इन सारी स्ट्रेटेजी को अगर देखने जाओ, सी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको सुबह के टाइम पे पढ़ना चाहिए, रात के टाइम पे पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, वहाँ से पढ़ना चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज कि आप लोग को करना जो है वो ये इस तरीके से कि आप पहले टाइम टेबल को देखो किस हिसाब से। बहुत लोगों ने टाइम टेबल को देख लिया होगा, मतलब वो पीडीएफ आ जाती है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर या तो फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, बस वो देख के हम लोग रख देते हैं। अब उसको पहले हम लोग समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने अक्टूबर नवंबर दोनों का टाइम टेबल आपके सामने रखा हुआ है। नवंबर के अंदर सबसे पहली जो आपकी एग्जाम आ रही है वो इकोनॉमिक्स की आ रही है, दूसरी बिजनेस लो, तीसरी कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीन जो है 16, 17, 18 को है। और यहाँ पे आपका जो टाइम है वो 12 से 2 डिक्लेयर हो चुका है। जब 12 से 2 डिक्लेयर हो चुका है तो सिंपल सी बात है, वो 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए क्लियर है 50 मार्क्स का पेपर है, 12 से 2 का टाइमिंग है। इकोनॉमिक्स के आगे हम लोग सोच सकते हैं 14 और 15 तो जो है वो हम लोग इको ही करेंगे। चलो इको के लिए तो हमें टाइम मिल गया। बिजनेस लॉ के अंदर हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हमें उसको थोड़ा बहुत ध्यान से देखना होगा। बिजनेस लॉ को पहले स्टार्ट कर देना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगेन हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसको भी पहले स्टार्ट कर देना पड़ेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर छुट्टी है हमारे पास, यहाँ पे 19 जो है वो एक छुट्टी वाला टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 19 पे कुछ एग्जाम नहीं है, तो वो हम लोग को थोड़ा बहुत आसानी से करे या थोड़ा बहुत देख ले और फिर करे तो चल जाएगा। फिर उसके बाद 21 को वापस से संडे इसलिए छुट्टी है, इसलिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। 22 को आपके पास जो एग्जाम आ रही है वो आ रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो यहाँ पे भी छुट्टी मिल रही है। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर और सीसी के अंदर वापस से एक छुट्टी आ रही है। तो वो सारी छुट्टियों का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगेन स्टेटिस्टिक्स में छुट्टी आ रही नहीं है, तो अब इसको करे तो करे किस तरीके से, क्या हो सकता है। सी आप कोई भी टाइम से कर रहे हो, नॉर्मली सीरियसनेस जो होती है वो आ तो जाती है, पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि बीच में आ जाती है दिवाली, और दिवाली जो आ रही है वो उस टाइम पे हम लोग पढ़ने वाले नहीं। तो सीधी सी बात है, आप लोग भी बोलोगे हाँ सर, तो हमारे घर पे माहौल हो जाता है। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो भाई 3rd, 4th, 5th, 6th ये ऐसे कुछ दिन है जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले नहीं। 4th को दिवाली है, 5th जो होगा वो हमारे पास ये नया साल होगा, 6th के अंदर हमारे पास वापस से है, तो हम लोग इतने दिन नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं भी मान लेता हूँ वो नहीं पढ़ोगे, तो अब हम लोग करें तो करें क्या, इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब सी मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ कि चलो हम लोग लेट से कर रहे हैं, पर हम लोग यहाँ पे 31st से कर। तो 31st के अंदर माई टारगेट वुड भी 31st के अंदर मैं यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं स्टेट्स कर लेता 31st और 1st। इन दोनों टाइम पे स्टेट्स के सारे 2 यूनिट हम लोग को करने। तो 2 यूनिट कौन से करने वो भी मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से करने जो आपको आसान रहेंगे। ये 2 स्टेट्स के यूनिट कर डालो, ये 2 एक यूनिट यहाँ पे करो, एक यूनिट वहाँ पे करो, थियरी के साथ कर डालो, स्टेट्स यहाँ पे कर डालो। फिर उसके बाद इसलिए हमारा स्टेट्स वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो 2nd डेट को लो, और फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग 7 डेट को भी लो। और 7 डेट को थोड़ा एक्सटेंसिव स्टडी करना है। एक्सटेंसिव स्टडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भूल चुके होंगे, क्योंकि आपने ट्यूसडे को पढ़ा है तो संडे तक आते आते वो सारी चीजें भूल चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको 2-3 घंटे जितना देना कि जो ट्यूसडे किया था वो वापस से याद हो जाए। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बिजनेस लॉ। एक बार बिजनेस लॉ को हम लोग ले लें 8th को बराबर, और 9th को भी जो है वो बिजनेस लॉ को लेंगे। तो हमारा बिजनेस लॉ भी जो है वो खत्म हो गया। अब सीसी के आगे छुट्टी है, तो मैं सीसी को प्रेफरेंस दूंगा कि आप सीसी 23 को ही लो। सीसी जो है वो 23 तारीख को ही ले लो। तो यहाँ पे सीसी जो है वो 23 को, उसके पहले लेने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे कुछ भी मत करना, सीसी को देखना भी मत। तो हमारे टोटल अभी तक 4 सब्जेक्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स जो है हम लोग एग्जाम के पहले ही पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे उसको भी टेंशन मत लो। अब दिक्कत आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, तो वो संडे को आ रहा है, पर हमारे पास एक ही दिन की छुट्टी रह रही है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो 10 तारीख को
और 11 तारीख को मार्केटिंग मैनेजमेंट ले लो, और एक और छुट्टी आ रही है वहां पे आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज कर सकते हो, दैट इज ऑन दिस 21st डे। तो जहां पे हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट को ले सकते हैं 21st को। तो इतना हम लोग कर सकते हैं। 12 डेट को एक बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लो भाई, हमारे पास जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो वाला एक बार पढ़ लो 12th और 13th। तो यहाँ पे ये भी खत्म हो गया, हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट भी खत्म हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए डिस्पाइट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 31st। और उसके अंदर मैंने बीच में आपको तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी 4 दिन छुट्टियां भी दी हुई है। आपको 2 ही यूनिट के ऊपर काम करना है। अब इतनी स्ट्रेटेजी अगर बना के चल रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी। अगेन देयर विल बी फ्यू पीपल हु वुड बी रिलाइंग ऑन IMP वाला पार्ट कि सर अगर हमारे पास IMP है तो हम लोग वो IMP कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे वेरी गुड बेटा, IMP कर लेना, IMP से पास हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, पर IMP पता भी तो ना उसमें लिखना क्या है। See what you need actual guidance is this, and the thing is कि हम लोग कभी भी अपने एजुकेशन पे उतना भरोसा नहीं रख सकते, कल जाके कुछ भी हो। अभी तक ऐसा था कि आप जब सेमेस्टर 6 का रिजल्ट बनता था ना, तो उसके अंदर ऐसा था कि हर एक सेमेस्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता था, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 को। अब आज के टाइम पे वो सिनारियो कुछ अलग है। ये मैं इसलिए आप लोग को अभी से बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये नहीं फर्क पड़ेगा। कहाँ पे? When you are going for your masters, when you are going for certain kind of things, जहाँ पे आपको जॉब अप्लाई करना, कुछ भी करना है आपको आगे जाके, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। हो सकता है सेमेस्टर 3 और 4 का वेटेज कम कर दे, क्योंकि आपका 2, 3 और 4 तीन सेमेस्टर के अंदर ऐसा था कि हम लोग भगवान भरोसे निकले थे। उस टाइम पे कोरोना पिक पे था, सब कुछ था, तो हम लोग ने उस टाइम से गए थे। अब इन लोग ने अगर कुछ चक्कर वक्कर निकाला और कुछ ऐसी फॉर्मूला सेट कर दी 5 और 6 का रिजल्ट ज्यादा, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो IMP क्वेश्चंस के लिए बराबर उसको लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है। दूसरी चीज है, हमने राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुकी। बहुत फ्रेंकली अगर हम लोग बात करें तो MCQ एग्जाम आ रही थी, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर आ जाते थे, वही व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग आंसर लिखते थे और वही व्हाट्सएप ग्रुप के आंसर सबमिट करते थे। वी वर हैप्पी, वी वर टेलिंग आवर पेरेंट्स कि हमें फुल मार्क्स आ गए। आपको, मुझे दोनों को पता है वो फुल मार्क्स क्यों आए और किस तरीके से आए। तो लिखने की प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं स्टेट्स के अंदर बोलूंगा सम गिन के कर, अकाउंट्स के अंदर गिनना। अगर आप अकाउंट्स गिन नहीं रहे हो तो प्रॉब्लम में रख जाओगे, वापस से प्रॉब्लम में फंसोगे। तो ये सारी चीजें फॉर्मेट ड्रॉ करनी है, पेपर में लिखना है। डू नॉट जस्ट सी टू इट कि हाँ ये अच्छा 10 क्वेश्चन है ना IMP, ओके ये आ गया, नहीं जाएगा, करो। और उसके लिए एक्चुअल में चाहिए तो गाइडेंस लो, क्योंकि ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे आप लोग लाइफ टाइम, और मार्कशीट एक बार छप जाने के बाद दिक्कत याद है, फिर अफसोस ही कर सकते हो, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। इसलिए मैंने ये पूरा डाटा 31st से दिया, जिससे आपको ऐसा भी ना लगे अरे बीकॉम में हम लोग तो नहीं। और इन सब में कितने घंटे पढ़ने भाई, एक यूनिट करने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे जा सकते हैं या 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो 2-3 घंटे आप लोग पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 2-2 घंटे पढ़ लो। खाली 7 डेट को जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, वहां पे ऐसा कर देना तो उसको 3 to 4 आवर्स पढ़ना। बस 7 डेट को 3 to 4 आवर्स पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ जरूरत वाली बात आने वाली नहीं। अब फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सर कौन से चैप्टर है, सी इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 और 4 यूनिट कर सकते हो। 3 और 4 यूनिट कर सकते हो, या 1 और 2 यूनिट, या 1, 2, 3, 4 में से कोई भी। तो अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली 3 और 4 यूनिट के ऊपर बोलेंगे। 3 और 4 यूनिट कर दो, वो ज्यादा ईजी है, आप लोग स्कोर कर पाओगे। और 1, 2 का समरव्यू या तो ओवरव्यू जैसा कुछ ले सकते हो, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं, 3 और 4 करके जाओ। अगर आप लोग यहाँ पे बिजनेस लॉ की बात करें, पहले इकोनॉमिक्स की एग्जाम है फिर बिजनेस लॉ की बात है, तो इन दैट केस यूनिट 1 और यूनिट 4 को अच्छी तरीके से इसमें आंसर लिख पाओ। यूनिट नंबर 3 अगर आप रट्टा मारने में बहुत ही आगे हो, आप रट्टा मार सकते हो, तो यूनिट 3 को प्रेफरेंस देना। बराबर, यूनिट 2 को आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 1 को क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस लॉ का कोर पार्ट है जो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी काम आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यूनिट नंबर 3 अगर आप रोट लर्निंग कर पा सकते हो, रोट लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप रट्टा मार सकते हो, कि इसमें डेफिनेशन ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस खाली नोट्स को पढ़ लेनी है, अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ ली और उसको जाके लिख दिया, बस उसमें डेफिनेशन आ सकती है। और दूसरा सैंडविच क्रेडिट, उसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। ये गारंटीड क्वेश्चन है, सैंडविच क्रेडिट का आएगा और या तो फिर डेफिनेशन आएगी, यही चीज आने वाली है। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो मैं आप लोग को यूनिट 1 और यूनिट 2 ही करो। 3 और 4 बहुत बड़े यूनिट हो जाते हैं।
अनलेस एंड अनटिल यू आर गुड विद द अकाउंटिंग एंड यू हैव द बेसिक्स क्लियर, तब जाके अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर जाना। ये इजी है, डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है, पर प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 आपको मजा आएगा और कैलकुलेशन से हो जाएगा। तो जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको जो डेटा दिया उसे लेके सारी चीजें कर दें। तो प्रोसेस 1 और 2 हमने यही चीज को कोर्स के अंदर भी बोला हुआ था, करवाया हुआ था, और यही चीज हम सबको बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो यूनिट नंबर 1 फुल थियरी, बराबर फुल थियरी। यूनिट नंबर 2 प्रैक्टिकल है हमारे पास, तो यूनिट नंबर 2 को आप चेक कर सकते हो। यूनिट नंबर 3 जो है उससे हो सके तो वहां तक अवॉइड करना, यूनिट नंबर 3 को हो सके वहां तक अवॉइड करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, गलती हो ही जाती है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं, 3 टाइप के फ्लो बनाने होते हैं, ये सारी चीजें। यूनिट नंबर 4 वापस से थियरी प्लस सम्स। थियरी प्लस सम के अंदर इसमें ऐसा है कि एक आता है चैप्टर कैश बजट। कैश बजट जो है वो प्रैक्टिकल है, और इसका सम आएगा, रेशियो का एक सम आएगा और दूसरी सारी थियरी आएगी। तो यहाँ पे आपके ऊपर है, मैं नॉर्मली प्रीफर करूंगा ये और ये चैप्टर। अगर मैं होता तो मैंने फॉर्मूला याद रख सकता हूँ, और फॉर्मूला मैंने किए हुए थे। कब किए हुए थे मैं बताता हूँ, रेशियोस के 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको रेशियोस आया था, उस टाइम पे किया। अगर ये चैप्टर्स याद नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर द कैश बजट। कैश बजट के अंदर सम्स की प्रैक्टिस कर लेना, और साथ साथ में ये थियरीज जो है वो भी आप लोग को कर लेनी पड़ेगी। अगर फॉर्मूला याद रख पा रहे हो तो यूनिट नंबर 2, फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे हो तो यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 केस बजटिंग इज ऑल्सो गुड, यूनिट नंबर 2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। पर यूनिट नंबर 3 मैं होता तो मैं अवॉइड करता। फिर उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को आप ज्यादा फोकस कर लो तो आपका काम हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 का ओवरव्यू ले लेना, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओवरव्यू लो तो ठीक है, वरना नहीं लोगे तो फिर भी चलेगा। कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जब स्टैटिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये वाला पार्ट मैं अवॉइड कर देता, क्योंकि इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन हम लोग को खुद को ही समझ में आधी चीजें आती नहीं है, तो हम लोग पहले से ही मैथ्स के अंदर कमजोर थे, वो समझ के, और ये चीज के अंदर बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो मैं यूनिट नंबर 1 को पूरा कैंसिल कर देता। अब मेरे पास बाकी रहते 3 चीजें, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, पॉइजन और हाइपरजोमेट्रिक। तो ये 2 अलग अलग पार्ट है और ये दोनों मजेदार है। और फिर मैं कर देता प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक। मैं लॉट कंट्रोल टेक्निक जो है, लॉट कंट्रोल टेक्निक, उस चीज को मैं अवॉइड कर लेता, क्योंकि उसके अंदर वापस से कर्व्स और वो सारी चीजें, पर बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है, तो मैं इन दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को। तो ये 2 अगर आप लोग कर रहे हो तो आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर 110% अच्छा स्कोर करके ला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमें यहाँ पे चार्ट्स है, मैंने ये लेक्चर्स के अंदर भी बोला हुआ है, यहाँ पे चार्ट्स है, तो चार्ट्स के अंदर तो आप आराम से चार्ट पार्ट बना दो, काम खत्म। और 1, 2, 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वही करने, और थियरी पूछी जा सकती है। अगेन स्टैटिस्टिक्स के अंदर थियरी आएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर थियरी आने वाली है, तो उसका ध्यान रख के जाना। डू नॉट गो विद द सेम माइंडसेट के सम्स होंगे, सम्स देख लिए, फॉर्मूला देख लिया हमने, इलस्ट्रेशंस देख लिए, ये कर लिए, नहीं, प्लीज हो सके वहां तक अपने आप सॉल्व करना। दूसरा, ओवर एक्सेसिव मटेरियल को मत देख लेना, ये चीज है, वो चीज है, ऐसा आने वाला है, वैसा आने वाला है, घबरा मत जाना एंड एग्जाम के अंदर, क्योंकि मेजरली ये सारी की सारी माइंड गेम्स होती है। आप जितना घबराओगे, आप जितनी चीजें ज्यादा से ज्यादा करना चाहोगे, उतनी चीजें रहती जाएगी। सो आप एग्जाम के पहले जो रेस्ट लेने वाला टाइम है ना, उसके अंदर आप रेस्टलेस हो जाओगे, कि उस टाइम पे ऐसा, अरे यार ये भी कर लेते हो, उसका IMP आया, इसका IMP आया। ये 2 यूनिट मैंने किए हुए, इसका मुझे पता है। ये थोड़ा बहुत अगर देखना चाहो, हर एक चीज के अंदर एक बैकअप प्लान रखना। अगर मैं यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2 बोल रहा हूँ, यूनिट नंबर 3 अगर आप लोग को लगे आपके पास कुछ है तो देख लो, रट्टा मत मारो। एग्जाम के टाइम पे आपका दिमाग उतना तो कैपेबल होगा कि आपको तुरंत ही बता देगा कि अच्छा ओके, इतना हम लोग को लिखना है, या इस तरीके के गप्पे मार। तो हर एक के अंदर एक बैकअप यूनिट रख देना, तो जिससे आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे 2 यूनिट लेके, मैं तो बोला 2 यूनिट लेके जाओगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, पर आप 2 यूनिट के अंदर भी श्योर नहीं हो, क्योंकि आप कई बच्चे से 2 यूनिट के अंदर भी ढूंढते IMP, इसमें से वो बोलो ये यूनिट नंबर 1 में सर 2 क्वेश्चन कौन से आना, वो 2 क्वेश्चन। अरे भाई, इतना ही पता होता तो गुजरात यूनिवर्सिटी के बाहर में मस्त एक ज्योतिष वाला नहीं डाल देता ठेला अपना, वहीं से पैसे कमा लेता। तो यही तो चीज है ना, अगर यही चीज सारी पता जाए। अब जो भी लोग आपको बोले 100% IMP यही आने वाला है, 200%, वैसा नहीं होता। ये होता है कि ये क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग पास पेपर्स से देखें तो ये आ रहा है, इसलिए मैंने पास पेपर्स भी अपने कोर्स के अंदर डाले हुए।
जहाँ से यू कैन गो थ्रू ऑल द थिंग्स कि ये चीज़ें आ सकती है। सम्स के ऊपर मत जाना क्योंकि इस मार्क्स की पैटर्न बदल गई। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर इसमें ऐसा सम पूछा हुआ था, इसमें तो इतना लॉन्ग सम, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है तो टाइम के हिसाब से उस टाइम पे 70 मार्क्स के पेपर हुआ करते थे तो वो अलग तरीके से बने। यहाँ पे 50 मार्क्स के पेपर कुछ अलग तरीके से बनते हैं, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देनी है। फिर उसके बाद भाई पेपर स्टाइल कैसे आई। ओके, पेपर स्टाइल के लिए ये वाला वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या पेपर्स की मारने वाली है। मैंने बोली हुई थी यही 4 टाइप की या 5 टाइप की मैंने पेपर्स की दी है, यही 5 टाइप की पेपर्स की मारने वाली है। सो इन दैट केस आपको दिमाग से क्लियर है कि यही पेपर्स की माने, तो हम लोग किस तरीके से एग्जाम को लिखो और क्या करें। ऑफलाइन एग्जाम के अंदर डरो मत, सिंपली हो जाएगा, बस खाली पेपर के अंदर लिख के आना। बहुत सारे बच्चे क्योंकि इतने टाइम से लिखा नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखोगे तो चेकर को भी अच्छा लगेगा, कंप्यूटर चेक नहीं करने वाला, चेकर को अच्छा है, वो दया धर्म के भी मार्क्स दे सकता है। बिजनेस लॉ के अंदर गप्पे मत मारना, वापस से बोल रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर सम को सॉल्व करना, अकाउंटिंग के सम्स को 2-3 बार कर लेना, जिससे आपके दिमाग में स्टेप्स क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन देख के बात मत निपटा देना। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सारी चीज, अगर इतनी छोटी छोटी चीजें भी आपने अच्छी तरीके से कर ली, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।